हेलो दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जितने भी प्रकार के पोस्ट निकाले जाते हैं सीजीपीएससी के द्वारा उसके बारे में डिटेल्स हम लोग समझेंगे, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में समझेंगे, साथ में इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है उसको भी समझेंगे और सिलेबस को देखेंगे। तो आप सबको पता चली गया होगा दोस्तों, आपने नोटिफिकेशन देखा होगा कि इस बार जो निकाले गए वैकेंसी हैं 242 पद है। टोटल 2023 में 242 पद निकाला गया है और ये जो सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी होता है हर एक साल होता है और जितने भी अपने अपने जो विभाग में जितने वैकेंट पद होते हैं, रिक्त पद होते हैं, वही पद निकाले जाते हैं। उसके अतिरिक्त और भी पद होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से देखेंगे और एग्ज़ाम प्रोसेस को समझेंगे। जो लोग प्रेशर्स हैं, नए तैयारी करने आए हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो सीजीपीएससी द्वारा जो पद निकाला जाता है दोस्तों, सबसे बेहतरीन पद जो होता है उप जिलाध्यक्ष का होता है। इस बार 2023 में 8 पद निकाले गए हैं। ये पदों की संख्या जो है हर एक साल परिवर्तित होती रहती है। जितनी वैकेंट पद होती हैं उतनी ही निकाली जाती है। उप जिलाध्यक्ष का पद यानी कि एसडीएम होता है और इसी से प्रमोशन होकर डीएम बनते हैं, लेकिन इसमें बहुत समय लग जाता है प्रमोशन में। ये जो है सामान्य प्रशासन विभाग का पद होता है दोस्तों, जिसमें इसकी सैलरी होती है 56,100 और 12 स्तर की होती है, सेकेंड क्लास ऑफिसर होता है। और सीजीपीएससी में जितने भी पद निकाले जाते हैं वो अपने डिपार्टमेंट का वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट होता है। एसडीएम के कार्य की यदि हम बात करें दोस्तों, तो एसडीएम को जो ड्यूटी सौंपी जाती है वे 1973 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत आती है और एसडीएम कई अन्य छोटी छोटी कार्यवाहों के तहत विभिन्न मजिस्ट्रेटी कर्तव्यों का संचालन भी करता है। एसडीएम को कलेक्टर मजिस्ट्रेट, टैक्स इंस्पेक्टर द्वारा अधिकृत किया जाता है। सभी तहसीलों या सब डिवीज़न मजिस्ट्रेटों के नियंत्रण में होते हैं, इन्हीं के नियंत्रण में होती हैं सभी तहसीलें। एसडीएम का अपने सब डिवीज़न के तहसीलदारों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। वह अपने अनुमंडल के जिलाधिकारी और तहसीलदार दोनों के बीच संबंध की लिंक बनाए रखता है। तो ये इनके कार्य होते हैं। दूसरा जो पद है दोस्तों उप पुलिस अधीक्षक का होता है, जो कि गृह पुलिस विभाग के अंतर्गत आता है और इसकी जो सैलरी होती है वो भी 56,100 होती है, स्तर जो है 12 की। इस बार 2023 में डीएसपी का एक भी पद नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका भी चयन जो है सीजीपीएससी द्वारा ही लिया जाता है और यही प्रमोट होकर के एसपी बनता है, ठीक है। इस पद के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डीएसपी का फुल फॉर्म होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या पुलिस उप अधीक्षक होता है। यह सब डिवीजन का पुलिस प्रमुख भी होता है। बड़े शहरों या अधिक जनसंख्या वाले जिलों में पुलिस बल का नेतृत्व एक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी के द्वारा किया जाता है और छोटे जिलों में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या पुलिस अधीक्षक पुलिस का नेतृत्व करता है। पुलिस उप अधीक्षक का पद सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख पदों में से एक है। ये राज्य स्तरीय पुलिस अधिकारी होते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे राज्य के कल्याण के लिए काम करते हैं और उन्हें कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराध को रोकने जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपे जाते हैं। तो ये डीएसपी हो गया और आपका एसडीएम यानी कि उप जिलाध्यक्ष, ये दो पद जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ज़्यादातर यही बनना पसंद करते हैं लोग। और ये पद है दोस्तों सीजीपीएससी एग्जाम के रैंकिंग वाइज दिया जाता है। ऐसा ऑप्शनल नहीं रहता आपके पास कि आप उसको चुनेंगे, ठीक है, आपकी रैंकिंग के हिसाब से ये पद जो है दिया जाता है। तीसरा जो पद होता है दोस्तों वो है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, जो कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत आता है। इसकी जो सैलरी होती है 38,100 होती है। लेवल 9 का ये पद होता है। ये जनपद पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है, जिसे सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है, लेकिन ये ग्रेड 2 स्तर के राजपत्रित अधिकारी होते हैं। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जनपद पंचायत से जुड़े सभी विकासों और कार्यों के त्वरित निष्पादन के लिए नियुक्त किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी का विचार जनपद पंचायत या पंचायत समिति और जिला पंचायत या जिला परिषद नामक 2 अलग अलग स्तरों में किया जाता है। तो ये भी बहुत बढ़िया पोस्ट होता है। इस बार 2023 में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस बार 10 पद हैं सीईओ के, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के। अगला जो पद है दोस्तों जो सीजीपीएससी द्वारा निकाला जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा लेखा अधिकारी वित्त एवं योजना विभाग के अंतर्गत आता है, जिसकी सैलरी होती है 56,100, स्तर 12 की होती है। इसके जो कार्य की यदि नजर डालें तो छत्तीसगढ़ दिनत्र लेखा अधिकारी ऐसी वित्तीय स्वीकृतियां जो वित्तीय नियमों के अनुरूप जारी नहीं की गई हो, संचालक बजट वित्त विभाग के ध्यान में लाएंगे और इन कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी वित्त विभाग के नियंत्रण में रहेंगे। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी एक लेखा परीक्षण प्रबंधक की हैसियत से कार्य करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्रों के संगठनों के खातों की लेखा परीक्षण और राज्य सरकारों के खातों के रख रखाव की जिम्मेदारी इनकी होती है।
अगला जो पद निकलता है वो है खाद्य अधिकारी या सहायक संचालक। ये जो है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत आती है। इसकी भी सैलरी की यदि बात करें तो 56,100 होती है। आपूर्ति खाद्य द्वारा प्रचलित योजनाओं में खाद्यान्न, चीनी का उठान, संग्रहण, प्रेषण तथा वितरण का कार्य, तेल कंपनियों से तेल का उठान, प्रेषण तथा वितरण का कार्य, विभाग द्वारा गैस, डीजल, पेट्रोल की उपलब्धता तथा कालाबाजारी को रोकने हेतु प्रवर्तन तथा पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं। इसका इस बार 3 पद निकाला गया है। अगला पद है दोस्तों अधीक्षक जिला जेल का। ये जेल विभाग के अंतर्गत आता है। इसकी सैलरी जो है 56,100 होती है। ये जो पद है दोस्तों जेल और सुधार सेवाओं के महानिदेशक के आदेशों के अधीन होती है। जेल का अधीक्षक सुरक्षा, अनुशासन, व्यय, सजा और नियंत्रण से संबंधित सभी मामलों में जेलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका इस बार 6 पद निकला हुआ है। अगला पद है जिला सेनानी का, जो कि CGPSC द्वारा ही लिया जाता है, जो कि गृह विभाग के अंतर्गत आता है। इसकी भी सैलरी 56,100 होती है, लेवल 12 की। और इस बार इसके 11 पद जो है निकाले गए हैं। अगला जो पद निकलता है वो है राज्य कर सहायक आयुक्त का, जो कि वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत आती है। इसकी भी सैलरी 56,100 होती है, स्तर 12 की। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर। राज्य कर सहायक आयुक्त आयकर अधिनियम लागू करता है। इसके पास कर चोरों को कुर्क करने, जब्त करने, तलाशी लेने और यहाँ तक कि उन पर मुकदमा चलाने की भी शक्ति होती है। किसी व्यक्ति या साझेदारी फर्म या कंपनी या जैसा भी मामला हो, आयकर के आकलन से संबंधित कार्य करना होता है और उसे उस डेटा को कंप्यूटर में फीड करना होता है। टीए को कोई भी लिपिकी कार्य करने के लिए भी कहा जा सकता है, जैसे डायरी और प्रेषण, नोटिंग, प्रारूपण आदि से संबंधित कार्य। इसके इस बार 2023 नोटिफिकेशन में टोटल 6 पद जो है निकला हुआ है। अगला पद है दोस्तों जिला आबकारी अधिकारी। ये वाणिज्य कर आबकारी विभाग के अंतर्गत आती है। इसकी भी सैलरी 56,100 होती है, लेवल 12 की। इसके अधिकारी पे नज़र डालें तो जिला आबकारी अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह पद स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होता है। पद के लिए सैलरी और आयु सीमा आदि विभिन्न राज्यों में नियमों के अनुसार अलग अलग होते हैं। जिला आबकारी अधिकारी के 11 पद जो है निकला हुआ है इस बार। अगला पद है सहायक संचालक, जो कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है। इसकी भी सैलरी 56,100 होती है, स्तर 12 की। इसको इंग्लिश में असिस्टेंट डायरेक्टर कहते हैं, जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। इसका मुख्य कार्य होता है जिलों में स्थानीय निवासियों के वेलफेयर से जुड़े मामलों को देखना, इनके डेवलपमेंट से संबंधित क्षेत्रों की प्लानिंग और कार्यान्वयन करना। इसके अलावा डेवलपमेंट वर्क की समीक्षा करने के साथ ही और भी दायित्वों को निभाना होता है, जैसे कि आवासीय देखभाल, घरों और गैर संस्थागत सेवाओं के नेटवर्क के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याण कार्यक्रम और सेवाएं करना, वृद्धों और निराश्रितों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इसका भी इस बार एक भी पद नहीं है। सहायक संचालक निकला हुआ है, लेकिन वो आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत आने वाला सहायक संचालक का निकला है। अगला है दोस्तों सहायक संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग। इसकी भी सैलरी जो है 56,100 होती है, स्तर 12 की। इस बार इसका 10 पद जो है निकला हुआ है। ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विकास विभाग से विभिन्न कल्याणकारी विकासशील कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विभागीय कार्यक्रमों में शैक्षणिक योजनाएं प्रमुख होते हैं। अगला जो पद है जो कि CGPSC द्वारा निकाला जाता है वो है सहायक पंजीयक का, जो कि सहकारिता विभाग के अंतर्गत आती है। इसकी भी सैलरी जो है 56,100 होती है, 12वें स्तर की। इसके जो मुख्य कार्य होते हैं सहकारिता विभाग के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी संस्थाओं एवं विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों की मांग से संबंधित आवेदन कार्यवाही हेतु पंजीयक महोदय को प्रेषित करना, संयुक्त पंजीयक कार्यालय को विभाग द्वारा आवंटित बजट अनुसार आहरण एवं संवितरण कार्य किया जाता है। इस बार इसके 14 पद जो है निकाले गए हैं। अगला जो पद है दोस्तों वो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग ख का। यहाँ पे वर्ग ख और ग दोनों होता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी में। वर्ग ख वाला को हम लोग चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर यानी कि CMO कहते हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत आती है। इसकी सैलरी जो है 56,100 होती है, स्तर 12 की। और इस बार जो है CMO का पोस्ट जो है नहीं निकाला गया है।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी का दायित्व होता है परिषद एवं शासन की योजनाओं को क्रियान्वयन करना। मुख्य कार्य समय समय पर सार्वजनिक सेवाओं जैसे जल व्यवस्था, बिजली सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि की आपूर्ति करने का काम करती है। शिक्षा से संबंधित सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित करना एवं नगर में प्राथमिक शिक्षा का उचित प्रबंध करने के लिए जिम्मेदार होती है, जिसके माध्यम से प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनी रहती है। तो ये भी बढ़िया पोस्ट होता है, लेकिन इस बार नहीं निकला है सीएमओ का। उसके अलावा दूसरा मुख्य कार्य सार्वजनिक स्थानों, सड़कों एवं गलियारों की साफ सफाई करना है। नगर पालिका नगर की स्वच्छता के लिए नियम लागू कर सकती है। नगर पालिका का उत्तरदायित्व है कि वह प्रदेश में स्वास्थ्य हेतु हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हैं एवं चिकित्सालय के माध्यम से नगर में मुफ्त दवाइयों का वितरण भी कर सकती है। शहर, नगर या कस्बे की जनसंख्या की पूरी निगरानी का लेखा जोखा रखने का काम करती है। इसके साथ ही नगर का शहर में भवन निर्माण के लिए अनुमति प्रदान करने का काम करती है। अगला पद है मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग ग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत आती है। इसकी सैलरी जो है 38,100 होती है, स्तर 9 की। वर्ग ख की तुलना में थोड़ा सा नीचे लेवल का अधिकारी होता है। अगला पद है दोस्तों बाल विकास परियोजना अधिकारी। ये जो है महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आती है। सैलरी जो है 38,100 होती है, स्तर 9 की। इंग्लिश में से चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर कहते हैं। इसके क्या कार्य होते हैं? बाल विकास परियोजना अधिकारी का मुख्य कार्य देश के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं प्रदान करना होता है। सीडीपीओ का कार्य देश के 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करना होता है। इस बार इसका 7 पद जो है निकाला गया है बाल विकास परियोजना अधिकारी का। इसके और भी कार्य होते हैं, जैसे कि जो बच्चे कुपोषित होते हैं उन्हें पोषक सामग्री उपलब्ध कराना का कार्य भी सीडीपीओ का कार्य होता है। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जानकारी रखना ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। बच्चों में होने वाले रोग की रोकथाम के लिए उचित सामग्री प्रदान करना, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, ये इनके मुख्य कार्य होते हैं। अगला पद है दोस्तों छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा वित्त एवं योजना विभाग के अंतर्गत आती है ये पद। इसकी जो सैलरी है 38,100 होती है, स्तर 9 की। इस बार इसका 23 पद निकला हुआ है, जिसमें से 3 पद जो है बैकलॉग पद हैं। ठीक है। अगला पद है दोस्तों नायब तहसीलदार का, जो कि बहुत ही बेहतरीन पद है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आती है। इसकी सैलरी होती है 35,400, स्तर 8 की होती है। नायब तहसीलदार का सर्वाधिक 42 पद है इस बार। ठीक है। बाकी का पद जो है हर साल आए या ना आए, लेकिन नायब तहसीलदार का रहता ही है। इसके कार्यों पे नज़र डालें तो अपने तहसील की सभी लैंड और रेवेन्यू रिकॉर्ड को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, जिसकी देखभाल के लिए उसे नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार का काम लैंड रेवेन्यू, नहर रेवेन्यू, उपकर और सरकार के अन्य बकाया राशि प्राप्त करना और उसका हिस्सा रखना है। अगर किसी नागरिक को अपनी भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या उससे जुड़ी हुई किसी भी समस्या का हल जानना होता है तो उसे तहसीलदार के पास जाना होगा। तहसीलदार उसकी समस्याओं को सुनकर उसका हल बता देता है। इसके अलावा किसानों की जमीन से जुड़ी विवादों को हल निकालना, अगर किसान की फसल बर्बाद हुई है तो उसे मुआवजा दिलवाने में मदद करना, मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर करना, लोगों के घर और ज़मीन के रजिस्ट्री से जुड़े हुए काम करना, भूमि से जुड़े हुए विवादों को खात्मा करना, पटवारी के कामकाजों पर ध्यान रखना, ये इनके कार्य होते हैं। अगला पद है दोस्तों आबकारी उप निरीक्षक, जो कि सीजीपीएससी के द्वारा ही निकाला जाता है। वाणिज्य कर आबकारी विभाग के अंतर्गत आती है। इसकी सैलरी होती है 28,700, लेवल 7 का। इस बार इसका एक भी पद शामिल नहीं है दोस्तों। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें इसका पद इस बार नहीं है। इसका कार्य क्या होता है? आबकारी विभाग राजस्व अर्जन के साथ साथ अवैध मादक पदार्थों पर भी प्रभावी नियंत्रण रखता है। प्रदेश में राजस्व अर्जन एवं औद्योगिक विकास में आबकारी विभाग जिस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान है, उसी प्रकार आबकारी विभाग के राजस्व अर्जन एवं अवैध मादक पदार्थों पर प्रभावी नियंत्रण में आबकारी निरीक्षक का साथ देना इनका मुख्य कार्य होता है, उप निरीक्षक का। अगला पद है दोस्तों उप पंजीयक का। वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत आती है। सैलरी इसकी 28,700 होती है, लेवल 7 की। और पद निकलता है सहकारी निरीक्षक, सहकारिता विस्तार अधिकारी का, सहकारिता विभाग। सर्वाधिक जो है इसके 44 पद इस बार निकाले गए हैं। इसकी सैलरी 28,700 होती है, लेवल 7 की होती है। सहायक जेल अधीक्षक
गृह जल विभाग का है। इस बार इसके पद शामिल नहीं किया गया है। इसकी सैलरी होती है 25,300 लेवल 6 की। ये पद है दोस्तों जो कि CGPSC द्वारा निकाला जाता है। अभी तक जो भी पद हम लोग देखें दोस्तों, इसमें जो चयन होता है वो आपकी रैंकिंग के हिसाब से होता है। जितना आप बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छा मार्क्स अचीवमेंट्स करते हैं, तब के केस में उतने ही लेवल का आपका पोस्ट मिलता है। अब हम लोग इसके परीक्षा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इनकी योग्यता थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसमें जो एज मांगा जाता है दोस्तों, मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल मांगा जाता है। और छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय निवासी होते हैं उनको 5 साल की अलग से एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि मैक्सिमम एज 35 साल है। इसके अलावा दोस्तों कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है। SC/ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की, जो कि डिटेल्स नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वैसे भी वहाँ से जाके देख सकते हैं। CGPSC की वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो ग्रेजुएशन मांगा जाता है। आप यदि स्नातक पास हैं किसी भी फील्ड में, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं CGPSC के लिए। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस जानते हैं दोस्तों कि जितने भी हम लोग पद देखे हैं उसको बनने के लिए आपको कौन कौन से एग्ज़ाम्स दिलाने पड़ते हैं। जो सीनियर्स है पहले से दिला चुके हैं इनको तो आइडिया होती है, जो नए हैं उन लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 3 चरणों में होती है। मेन चरण 3 ही होता है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होता है लास्ट में, लेकिन वो कॉमन है हर एक पोस्ट में, ठीक है। सबसे पहला चरण की बात करें दोस्तों तो प्री एग्जाम होता है, जिसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। ये एक ही दिन होता है, क्योंकि CGPSC का जो पोस्ट है हर एक साल जो है निकाला जाता है नवंबर के महीने में, ठीक है। इस बार आचार संहिता की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। और इसका जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों वो होता है फरवरी में। जो पेपर फर्स्ट होता है प्री एग्ज़ाम में, उसमें जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि हम लोग आगे सिलेबस देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक। और पेपर 2 होता है दोस्तों एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसमें मात्र आपको पास होना पड़ता है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट, यदि आप सेकेंड पेपर में क्वालिफाई नहीं करते हैं, मिनिमम 33 और 28 का क्राइटेरिया रखा जाता है। कैटेगरी वाइज जनरल को 33 लानी पड़ता है, बाकी कैटेगरी को थोड़ा सा उसमें भी छूट रहता है, 28 मार्क्स लाना पड़ता है उसमें। तो वो क्राइटेरिया आप पार नहीं कर पाते हैं तो आपका फर्स्ट पेपर में जितना भी ला लें वो वैल्यूएबल नहीं होती है, ठीक है। और पहले पेपर के बेसिस पे ही मेंस के लिए कटअप जारी किया जाता है, यानी कि लिस्ट निकाला जाता है कि कौन कौन से अभ्यर्थी जो है मेंस में पहुंचेंगे। प्री एग्जाम में जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जितने भी पद हैं, उसका जो 15 गुना होता है वो मेंस एग्जाम दिलाते हैं। मेंस एग्जाम में टोटल 7 पेपर होता है 1400 मार्क्स का, और आपका इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। इंटरव्यू में जो है 3 गुना लोग पहुंचते हैं। जो 15 गुना कैंडिडेट हैं वो एग्ज़ाम दिलाए हैं, उसमें से जितना पद है उसका 3 गुना जो है इंटरव्यू में फाइनली पहुंचते हैं। मेंस के जो मार्क्स अचीव किए हैं उसके बेसिस पे लिस्ट जारी किया जाता है इंटरव्यू के लिए, जिसमें 100 मार्क्स होते हैं। टोटल आपका दोस्तों 1500 में चयन होता है। प्री का नंबर यहाँ पे नहीं जुड़ता है, ठीक है। और ये जो मेंस एग्ज़ाम होता है दोस्तों वो रिटन एग्ज़ाम होता है, यानी कि लिखित होता है। आपको पूरा स्कूल कॉलेज में जैसे आप लिखते हैं उसी प्रकार से आपको डिस्क्राइब करना रहता है, क्वेश्चन आपको दिया जाता है। जबकि जो प्री एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, वस्तुनिष्ठ टाइप का, ठीक है। ऑफलाइन ही होता है, OMR शीट वाला। इंटरव्यू के बाद जो चयनित अभ्यर्थी होते हैं उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। अब हम सिलेबस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे ये प्री एग्ज़ाम का सिलेबस है पेपर फर्स्ट का, ठीक है। और इसी पेपर के बेसिस पे ही आपका मेंस में चयन होना है। सेकेंड पेपर तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। फर्स्ट पेपर में आपका भाग 1 में सामान्य अध्ययन है। ये भारत से संबंधित जितने भी जीके हैं आपको देख रहे हैं सब्जेक्ट्स, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रख सकते हैं। और भाग 2 में है पेपर फर्स्ट में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी को डिटेल्स में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा इसका सिलेबस है, क्योंकि यह टफ है। 7 पेपर का और भी सिलेबस हम लोग आगे देखेंगे, तो सभी को पढ़ना जो है ज़रूरी नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। 2 भागों में बटा रहता है, भारत का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। और इसी पेपर के बेसिस पे आपका मेंस में चयन होता है, तो इसको बहुत ही अच्छे से दिलाना पड़ता है। प्री एग्जाम में जो दूसरा पेपर होता है दोस्तों एप्टीट्यूड टेस्ट, वो क्वालिफाई नेचर का होता है, ठीक है। और यहाँ पे 1/3 माइनस मार्किंग रहता है। कई लोग के साथ ये समस्या होती है कि पहला पेपर अच्छा बनता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो मैथ्स में बहुत ही वीक होते हैं और सेकेंड पेपर भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो सोच समझ के ये पेपर दिलाना पड़ता है क्वालिफाइंग नेचर का। इसका मतलब ये नहीं कि वेस्ट है, ठीक है। यदि आप इसमें फेल हो गए, क्वालिफाई नहीं कर पाएँ, तो आप वहाँ पे 100 पे 100 क्यों ना बनाने, पहले पेपर में कोई वैल्यू नहीं रहेगा उसका। इसमें मैथ्स रीजनिंग के साथ साथ दोस्तों हिंदी भाषा का ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा, प्योर जो छत्तीसगढ़ी होता है
उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो प्री एग्जाम समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं मेंस की तरफ, ठीक है। प्री एग्जाम में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, जितना भी पोस्ट होता है उनका 15 गुना जो है लोग मेंस एग्ज़ाम दिलाते हैं। मेंस में 7 पेपर होता है, हर एक पेपर में 200-200 अंक होते हैं, ठीक है। जो पहला पेपर होता है उसमें सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका डिटेल सिलेबस आप देख सकते हैं। और एक ही दिन में दोस्तों 2 पेपर होता है। जैसे 7 पेपर है तो जो डेट डिसाइड होता है 4 दिन में ये 7 पेपर कंप्लीट हो जाते हैं। एक दिन में 2-2 पेपर होते हैं, यानी कि 6 पेपर जो है 3 दिन में आपको दिलाना रहता है और लास्ट वाला पेपर बचता है उसको 1 दिन में ही दिलाया जाता है। दूसरा पेपर होता है वो भी भाग में बटा हुआ है। पहले भाग में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं, दूसरे भाग में छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दे होते हैं, इन पर निबंध लिखना पड़ता है। तो दूसरा पेपर जो है निबंध लेखन का होता है। जितने शब्द दिए हुए हैं उसमें सटीक शब्दों में ये अपना निबंध लिखना रहता है दिए हुए टॉपिक्स में, ठीक है। तीसरा जो पेपर होता है दोस्तों वो भी 3 भाग में बटा हुआ आता है। भारत का इतिहास, संविधान एवं लोक प्रशासन और छत्तीसगढ़ का इतिहास, ये 3 भाग होते हैं। ये पेपर 3 का है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। चौथा पेपर होता है दोस्तों, उसमें भाग 1 में है सामान्य विज्ञान, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉपिक आप डिटेल से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पोस्ट करके। भाग 2 में होता है दोस्तों योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण होता है। भाग 3 में पेपर 4 में ही अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान होता है। पेपर 5 में इकोनॉमिक और जो जियोग्राफी होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। भाग 2 में भारत का भूगोल है, इसी पेपर में होता है, और छत्तीसगढ़ का भूगोल होता है, ठीक है। टॉपिक डिटेल से देख सकते हैं। पेपर 6 होता है दोस्तों, उसमें भाग 1 में दर्शन शास्त्र से भी क्वेश्चंस रहते हैं। पेपर 6 में समाजशास्त्र होता है, दर्शन शास्त्र और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य होता है। और जो लास्ट पेपर होता है उसके भाग 1 में होता है कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में प्रचलित विभिन्न नियम अधिनियम एवं उनके छत्तीसगढ़ के निवासियों पर कल्याणकारी एवं विकासात्मक प्रभाव, छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाएं। भाग 2 में करेंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। भाग 3 में भी है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास में उनका योगदान। ये इनका डिटेल सिलेबस है दोस्तों। इसको अच्छे से देखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको CGPSC द्वारा जो चयन लिया जाता है, कौन कौन से पद, उनकी सैलरी क्या होती है, उनके कार्य क्या होते हैं और उनका चयन प्रोसेस और सिलेबस कैसा होता है, ये समझ में आ गया होगा। और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा और अपनी तैयारी में लग जाइएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।